साथियों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज दिल्ली में हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान यहाँ पे जुड़े हैं मेरे साथ। अंशु गुप्ता जो फाउंडर हैं, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है गूंज उसका नाम है। इन्होंने काम अपना शुरू किया, डोनेशन लेते थे कपड़े लेके, बाद में उन्हीं कपड़ों को जमा करके, और जहाँ पे भी कोई त्रासदी आती थी, कोई डिजास्टर आता था, चाहे कहीं पे सैलाब आ जाए, कहीं आग लग जाए, और वहाँ पे ये लोग पहुँच जाते थे। अंशु जी के काम के बारे में इसलिए मैं वाकफ हूँ क्योंकि 2014 के फ्लड्स में हमारे कश्मीर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, तो मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। इनके साथ बात करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, चैलेंजेस जानेंगे, और जो खासकर हमारा नॉन प्रॉफिट सेक्टर है उनके जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं। अंशु जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया सर। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो अब तो मतलब ये 25वां साल है हमारे काम का, और देश के 27 स्टेट में हम लोग काम करते हैं। और आइडिया सिर्फ ये था कि भाई जो एक नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, डोर, विंडो, हर तरह का जो सामान होता है, अभी क्या होता है कि सपोज उसकी आपको ज़रूरत नहीं बची तो अब वो सीधा लैंडफिल में चला जाता है। तो हमारा कहना ये था कि वेस्ट बन जाता है। तो हमारा कहना था कि भाई इस सामान की भी तो ज़िंदगी होनी चाहिए ना, इसको अपने पूरी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो ये समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये आइडिया कैसे आया आपको, ये इन चीज़ों के बारे में? आइडिया कपड़े से शुरू हुआ था हमारी, मतलब कई जगह जब आपने वो देखा कि कपड़े की क्या कमी है, या फिर एक परिवार से मिला था मैं जो डेड बॉडी उठाने का काम करते थे, लावारिस लाशों का, और उनके छोटी सी बच्ची ने कहा था कि आज से मैं 91 की बात बता रहा हूँ, तो मैं स्टूडेंट था। उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ, कहती है कि लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तो बड़ा एक अजीब सा था। मैं तो खैर लिखा करता था उसमें, जर्नलिज्म में था। जर्नलिज्म में थे आप? हाँ, तो वो किया, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कचोटती रहती हैं। फिर आपको लगा कि ये कपड़े की। तो फॉर्मली कब आपने काम शुरू किया, जो गूंज जो कब बनी? 98 में शुरू किया था, 99 में रजिस्टर हुआ था। 99 में। ये 25वां साल है। तो आप मुझे बताइए सर, आपने कश्मीर में बहुत सारा काम किया, फिर कश्मीर में आप काम करते थे, तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी आप करते हैं वहाँ काम? हाँ, करते हैं। हमारा मतलब ये है कि अब ऑफिस हम लोगों का जम्मू में है जी, और वहाँ से कई डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। टीम है वहाँ पर। और हमारा जो सबसे बड़ा काम है कि हम कुछ भी चैरिटी की तरह नहीं करते हैं। अच्छा। हमें चैरिटी समझ नहीं आती। तो हमारा जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है उसको हम लोग क्लॉथ फॉर वर्क के नाम से जानते हैं, जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्लॉथ फॉर वर्क में मतलब ये होता है कि जो भी वो फैमिली किट बनती है, क्लॉथ, यूटेंसिल, फुटवेयर, हर तरह का सामान जो उसमें होता है, उसके लिए लोग अपने अपने गाँव में अपनी जगह पे बहुत सारे प्रोग्रेस के काम करते हैं। तो वो सड़कें बनाते हैं, वो तालाब साफ करते हैं, वो कुएं खोदते हैं। अच्छा। जैसे कश्मीर में, मुझे जगह का नाम तो याद नहीं है, बट एक बहुत बढ़िया दंगल बनाया था वहाँ पर। तो उस तरह के काम जब वो बिल्कुल हार्डकोर वाटर सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, उसके बाद बहुत इज्जत के साथ में वो एक तरीके से सामान किट देते हैं उनको, सामान को रिसीव करते हैं। तो और ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं कि जो फ्री में काम करते हैं, कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ऑलरेडी सरकार पे करती है उस काम के करने के लिए, और आप इनको इंसेंटिव के तौर से? ये तो इंसेंटिव है, मतलब एक तरह से जो लोग अपने गांव के कामों को चुनते हैं। नरेगा वर्कर्स है, बाकी लोग हैं, कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं जो ऑलरेडी किसी स्कीम से जुड़े हैं, वो तो जुड़े हैं और उसको उनको सरकारी स्कीम का फायदा जो भी मिल रहा है वो है। ये बिल्कुल अलग है, जिसमें गाँव ये तय करता है कि श्रमदान जो करते हैं उसको वो ये तय करता है कि उसको किस प्रॉब्लम। जैसे हमारे कश्मीर में होता था, उसको हलश्री बोलते थे हम कश्मीरी में, तो वो काम करने वाले लोगों को। अच्छा सर, अब ये तो कपड़ों का भी आपने किया, फुटवेयर भी देते थे, बाकी चीजें, यूटेंसिल्स भी, मतलब अब कोई नया काम आपने शुरू किया है कुछ सालों से? एक तो देखिए यही बहुत स्केल हो गया है अपने आप में। दूसरा, बहुत लार्ज स्केल पे पूरे देश में पानी पे काम करते हैं कि कैसे ऐसा हो कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो रिवाइव हो जाएं, क्योंकि आधे से ज्यादा जगह तो पानी के इश्यूज बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में काम करते हैं। एक जो अलग काम हम लोगों ने 2004-05 में शुरू किया था, और वो कश्मीर में भी किया हमने एक समय में, जो महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड था। जी जी, कि भाई वहाँ पर आपके पास यदि कोई सामान उपलब्ध नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा हेल्थ का इशू है। तो उसमें फिर वो हम लोगों ने कपड़ों से बनाना शुरू करा। अच्छा अंशु जी, आप मुझे बताइए, जो हमारे नॉन प्रॉफिट जो हमारा सेक्टर है, NGO सेक्टर है, उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आ रही है आजकल, तो उनके लिए खासकर जो हमारे कश्मीर में जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, थोड़ा सा उनको कुछ एडवाइस दे दीजिए प्लीज। नहीं देखिए, मैं तो अभी जो भी बात भी हो रही थी वो यही है कि
ये बहुत खूबसूरत काम है और ये समाज से जुड़ा हुआ काम है। सबसे बड़ी बात है कि जो नीड में है आप उसके साथ में काम, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी कुछ आते रहते हैं ये, मतलब क्योंकि हम लोगों के अपने, आपने बहुत अच्छी बात करी कि जितने भी हमारे बाकी सेक्टर्स है, जो हमारा प्रॉफिट सेक्टर है, कंपनीज है, उनका जो कस्टमर है वो अमीर है, बट आपका जो कस्टमर है एनजीओ का जो होता है वो गरीब होता है, गरीब में होता है, दुख में होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी काम है। और क्योंकि इस सेक्टर में आपके बहुत बड़े रेवेन्यू मॉडल नहीं होते, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको आप सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ये सेक्टर हमेशा लोगों पे डिपेंडेंट रहता है हर हाल में, अनफॉर्चुनेटली। और क्योंकि वो डिपेंडेंसी होती है तो इसलिए आप अप एंड डाउन चलते रहेंगे। बट सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि फिर ये मतलब यहाँ के हमारे सेक्टर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी तो कीड़े हैं ना कि हमको करना है तो करना है, तभी तो आप आए थे इसको। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि मतलब और ये पूरी दुनिया की कहानी है जहाँ पर इस सेक्टर का वर्क हमेशा चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल। क्योंकि आपके बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल नहीं होते, फ्री फ्लो ऑफ आपकी इनकम नहीं होती है और काम बढ़ता चला जाता है। आप एक इंसान पे डोनेशन पे डिपेंड करते हैं। आप एक जगह पे आप एक काम करते हैं, वहाँ की आप एक इशू को उठाते हैं, फिर आपको लगता है नहीं दूसरे इशू पे भी काम करना है, एजुकेशन करना है, क्योंकि आप तो सपोर्ट सिस्टम में है ना। बिल्कुल। तो शायद सबसे बड़ा बात यह है कि बस ये जिद रहनी चाहिए कि ये करना है। तो साथियों, आपने सुना, हमने बात की अंशु गुप्ता जी से जो कि फाउंडर हैं गूंज के। आपने इनकी बातें सुनी, हमने इनसे बात की, इनके सजेशंस भी हमने मांगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली बार किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।